हम्म। नमस्कार, शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 3 वर्ष के पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विभिन्न जगह जनसभाएं की और बीजेपी ने भी इसको सरकारी तौर पर और सांगठनिक तौर पर इस 3 वर्ष की उपलब्धियां जनपदों में भी और राज्य मुख्यालय में भी बताई। मोटे तौर पर इन 3 वर्षों में राज्य ने बहुत कुछ देखा। उत्तराखंड ने कुछ इतिहास भी रचे। देश के पटल पर उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी कानून लागू किया, 1 लाख करोड़ का बजट किया, वगैरह वगैरह कई सारी उपलब्धियां कागजों में है। लेकिन इस दरमियान जन आंदोलन भी बहुत हुए। इस दरमियान एक मंत्री को जन आंदोलनों के चलते इस्तीफा भी देना पड़ा। इस दरमियान लोग जिन विषयों पर हुकूमत ने कहा ये अच्छी हैं, उन्हीं विषयों पर लोग सड़कों पर आंदोलित दिखे। लेकिन आज 3 साल होने पर शंखनाद इंडिया में एक नया नियम बना है कि किसी गेस्ट को 3 मिनट से अधिक एक समय बोलने का मौका नहीं देना। ये मुझे आदेश है। लिहाजा 3 साल होने पर 3-3 मिनट से आरंभ करेंगे। लेकिन आरंभ करते हैं विशाल गुप्ता जी के साथ। गुप्ता साहब, आपको बधाई। आपकी धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 3 वर्षों के लिए आप इस राज्य को क्या तोहफा आपके अनुसार दे पाए? 3 मिनट में। ये मेरे लिए आज से नियम बन गया है, 3 मिनट में, ताकि सबको अवसर मिले। मैं कुछ ज्यादा समय देता हूं, इसलिए आज से मेरे लिए भी ये नियम बन गया है। 3 साल 3 मिनट। जी। सेवा, सुशासन और समर्पण के 3 साल धामी सरकार, धाकड़ धामी सरकार। बड़े निर्णय, बड़े प्रभाव। ऐसे निर्णयों के साथ उत्तराखंड के भौगोलिक और विषम परिस्थितियों से जूझते हुए विकास की किरण दूरस्थ गांव तक ले जाने का संकल्प ऐसे धामी सरकार ने काम किया और आज जनता के सरोकार के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के साथ मिलकर प्रदेश के विकास में लगातार गतिमान है। जी, आप बोलिए बोलिए, क्या लगता है आपको वो कौन बिंदु है धाकड़ धामी सरकार के? धाकड़ धामी सरकार के भू कानून जैसे सख्त कानून बनाना, नकल अध्यादेश जैसे कानून बनाना, धर्मांतरण को रोकना, लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकना, अनेक ऐसी योजनाओं को आयाम करना जो आम जन से जुड़ी हो, जिसमें महिला के 37% 37 आरक्षण देना हो, अपने उत्तराखंड के वीर शहादत देने वाले आंदोलनकारियों के लिए 10% 37 आरक्षण देना हो। ऐसी हर चीजों के साथ जोड़ने का काम धामी सरकार ने किया। वो हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हित के लिए लगातार प्रयासरत रहे। लगातार केंद्रीय योजना को भी जमीन पर उतारने का काम धामी सरकार ने किया है। वो हमारा केदारनाथ जी में रोपवे की व्यवस्था के सुचारू रूप से निर्णय लेना कराना हो, हेमकुंड साहब में रोपवे ले जाने की बात हो, हर चीज को उन्होंने इंप्लीमेंट कराने का काम किया और जनता उसके साथ खड़ी है, धामी सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ। और आने वाले समय पे बहुत अच्छी योजनाओं के साथ प्रदेश हित के लिए काम किया जा रहा है। आपका समय है अभी कुछ और? बहुत चीजें हैं, इतनी चीजें हैं कि कमी, मेरे वक्त कम पड़ जाएगा। आपने 3 मिनट केंद्रित किए है मेरे लिए। इतनी उपलब्धियां है धामी सरकार की, इतनी उपलब्धियां है धामी सरकार की। हर इलेक्शन में धामी सरकार अव्वल नंबर पे रही है। चलिए, हम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर चलते हैं। सुजाता पॉल जी हमारे साथ हैं, मुजीब नथानी जी हमारे साथ हैं, उत्तराखंड विकास पार्टी से शिवप्रसाद सती जी है। आप सबका स्वागत। रत्नवेंद्र डोभाल जी, आप सबका स्वागत। कुछ लोग मेहमान बाद में जुड़े। पॉल साहब, 3 वर्ष धाकड़ धामी साहब के धाकड़ फैसले, आपके लिए भी 3 मिनट। बहुत बढ़िया। धाकड़ धामी के 3 साल, केदारनाथ का सोना गायब हो गया। वाह 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 वाह। महिला अपराधों में हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर आ गए हम। और एक नेता ऐसा जिसने एक बेटी को एक बच्ची की मां बना डाला और इन्होंने उसे ओलंपिक संघ में एक बड़ा पद दे डाला। ये है धाकड़ धामी की असलियत। धाकड़ धामी की असलियत तो ये है कि बैकडोर नियुक्ति के मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इनकी मंत्री पर, वो तब करी इन्होंने जब पूरी ओर, चारों ओर से हुआ बवाल
तब जाकर हुई कार्रवाई। अब भी महेंद्र भट्ट जी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जमीनों को खुर्द बुर्द करना, कंपनीज यहां से भाग जाती है अपनी सब्सिडी लेकर और कार्रवाई नहीं करती ये सरकार। फार्मासिस्ट सड़कों पर, कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर, और जो मोदी जी कहते हैं अगर उसको देखा जाए तो भैया ये बता दो कि जो जवान है हमारे राज्य का, उसकी नौकरियों का क्या? बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, और ये कहते हैं जाओ हो जाओ आत्मनिर्भर, अपने आप कर लो जो करना है। यूसीसी पर इतना बवाल, और इन्हें अभी लगता है कर रहे हैं ये कमाल। अरे जो लीगलाइज आप कर रहे हैं, जो लोग जिसका विरोध कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के लीगलाइजेशन पर, उस पर नहीं है इनके पास कोई जवाब। और कभी कोई आके कह देता है कि इसको रिव्यू किया जाएगा। किशोर उपाध्याय जी क्या कहते हैं पता नहीं चलता। कभी इनके मंत्रीगण आपस में बैठकर बात करते हुए दिखते हो तो आपको पता है कि वो एक दूसरे को हटाने की जुगत लगा रहे हैं। मगर ये भाजपा है ना, तो चुप कैसे कर रहे हैं। मुस्कुराहट इनके चेहरे से जाती नहीं, मगर पेपर लीक के मामले में इनकी बोलती बंद रह जाती है। अगर मुख्यमंत्री जी की बात ही करते तो मुख्यमंत्री तो पहले हो गए थे, फिर उसके बाद उनको दूसरी जगह से जबरदस्ती करा गया पास। और ऐसे मुख्यमंत्री जब होंगे तो उत्तर प्रदेश के कैडर के किसी व्यक्ति को लाकर सर पर बैठाएंगे और डीजीपी बनाएंगे। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन पर सवाल इतने हैं कि आज उनके कार्यक्रम से लोग उठकर चले गए। देखी होगी वीडियो आपने। ये बता रहा है कि धाकड़ धामी तो कहते हैं, मगर बॉर्डर से लगे हमारे राज्य में जिस तरीके से एक व्यक्ति के पास असला मिलता है, जिस व्यक्ति से इनके दुग्ध संघ वाला व्यक्ति जिस तरीके से एक महिला के साथ यौन शोषण करता है, इनके तमाम मंडल अध्यक्ष और कितने सारे लोगों के नाम गिनवाने हैं भाई। हरिद्वार में देखो, हरिद्वार की पावन धरती में इनके पदाधिकारी बच्चियों का कर देते हैं बलात्कार। ये है धामी सरकार। धामी सरकार जिनका अपमान करती है वो है ये देवभूमि की जनता। कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। आपने देखा सड़क छाप बुलाते हैं इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हम सबको, क्योंकि हम तो सड़कों पर घूमते हैं भाई, हम सड़कों पर घूमते हैं। ये बच्चों को घरों से उठा लेते हैं। अगर धाकड़ धामी के खिलाफ कोई बोल जाता है, बस 2 शब्द। पर्यावरण का क्या सा नुकसान किया है हमने सिलक्यारा टनल के समय पे देखा कि टनल जो नीचे आया उसमें से जिन्होंने उन लोगों को बाहर निकाला, उन रैट होल माइनर्स का, उनका कितना अपमान किया। जोशीमठ में भू धसाव हो रहा है और जो हमारे आंदोलनकारी बैठे इनके प्रदेश अध्यक्ष ने उनको माओवादी और चीनी बता डाला। और भूल गए आप, इनके एक भगत तो है ही जिन्होंने महाराष्ट्र में बवाल कटवाया, और दूसरे वाले उत्तराखंड में क्या कर गए। अरे भाई, वो देवियों के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि उनको पटाना होता है। बताइए, ये तो इनके शब्द है। तो सच्चाई ये है कि इनके समय में चारों ओर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। लॉ एंड ऑर्डर को देखा है आपने, कैसे सड़कों पर निर्दलीय विधायक और इनका अपना पूर्व विधायक लड़ते हैं, गोलियां चलती हैं, बंदूकें निकलती हैं, कार्रवाई नील बटा सन्नाटा है। और जब इनसे पूछा जाता है कि अभिषेक भट्ट और पीयूष अग्रवाल का रिश्ता क्या है, तो बोलती इनकी हो जाती है बंद। इसका मतलब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार। और आखिरी में सैन्य धाम को देखो आप, पेयजल निगम को दे रखा काम तो पूरा हुआ नहीं, बजट डबल हो गया। डबल बजट कैसे हुआ ये नहीं बता रहे। वहां पर जिन शहीद सैनिकों के घर से मिट्टी आई है वहां पर पड़ी हुई है, चारों तरफ कुत्तों के बच्चे घूम रहे हैं। मैंने वो तस्वीर दिखाई है और जनता पूछ रही है इनसे कि एक तरफ पर्यावरण का अपमान, दूसरी तरफ जनता का अपमान। आपने तो शहीदों तक को नहीं छोड़ा, आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। केदारनाथ से सोना तक कर दिया गायब। जी चलिए, आप पुनः आपके पास आएंगे, लेकिन नथानी साहब, इन 3 साल के आज जब बीजेपी जश्न मना रही है, तब आज एक बार फिर से उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के गार्जियन सड़कों पर दिखाई दिया। आज फिर से अंकिता बेटी के न्याय के लिए फिर से जुलूस निकला और कई राज्य आंदोलनकारियों पर अचानक मुकदमों की बाढ़ हुई। आप कैसे एनालाइज करते हैं, आप कितने नंबर देते हैं धाकड़ धामी साहब को?
आपका माइक बंद है। देखिए, धाकड़ धामी साहब ने कुछ बहुत अच्छे काम ये किए हैं कि उन्होंने विपक्ष को शून्य कर दिया। आप देखें, इन 3 सालों में विधानसभा सत्र जो चला वो 4 दिन 5 दिन, और कभी भी हमारे विपक्ष ने वहां पे ये नहीं कहा कि भाई 12 मंत्रियों को अगर हम हटा ले, मान लेते हैं कि 12 मंत्री हैं, 58 विधायकों को अगर आप इस प्रदेश की चर्चा में, क्योंकि जो कुछ होना है वो उस धरातल पे होना है, विधानसभा हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। और उस विधानसभा की चर्चा में जहां से वो विधायक आया, जहां से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उस क्षेत्र की चर्चा के लिए अगर मात्र 1 घंटा दिया जाएगा, और जैसे कि एक दिन में 4 घंटे की एवरेज सत्र की अवधि होती है, उस हिसाब से 18 और 20 दिन से कम कोई सत्र चल नहीं सकता। और यहाँ सत्र केवल बजट पास कराने की नियत से चलाए गए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्षा एकदम, एक प्रधानाचार्य को भी अनुमति नहीं है कि वो इस तरीके से बच्चों के साथ डांट लगाए, वो इनको डांट रही थी। ये बड़े बड़े लोग, अनुभवी लोग, ये इस बच्चों की तरह वहां बैठे रहे। इन्होंने उन सत्रों का कहता, भाई तुम्हें बजट ही पास कराना है तो हम सत्र में आने की जरूरत क्या है, हमारी तरफ से पास हो जाए। विधानसभा ही तो इस प्रदेश की नीति, नियत और विकास तय करती है, और विधानसभा सत्र ही 4 दिन सिर्फ बजट के लिए चल रहा हो, उस सत्र में विपक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। विपक्ष की भूमिका उमेश कुमार निभा रहे हैं कि वो एक बैनर लेके आ रहे हैं कि मूल निवास लागू हो। सुनिए आप, नहीं सकते, ये विधानसभा के मिनट्स में है। कितनी बार इसको लेकर प्रश्नावली हुई, कितनी बार नियम कानून दिखाए गए, कितना एक बजट के लिए चाहिए, ये रिकॉर्ड्स में है, इसलिए इसको झुटला नहीं सकते। विपक्ष ने हर बार इसका हंगामा किया है, इसे झुटाया नहीं जा सकता। ऐसे सत्र नहीं, ऐसे सत्र का फायदा क्या है कि जब एक विधायक को अपने विधानसभा और अपने राज्य के प्रति अपनी सोच को विधानसभा के पटल पे मिनट्स में है, कब कब विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने दिखाया अध्यक्ष साहब को, अरे भाई, ये नियम है, बजट पास करने के लिए इतने दिन हाउस चल रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स में वो हमारे डाय से झूठी बात जाए, वो ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये हर बार विरोध हुआ है, ऐसे समय ना होने का, 60 दिन न चलाने का, हर बार विरोध हुआ है। आप उस बात को इस तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या किसी विधायक को आधे घंटे का भी टाइम मिला अपनी विधानसभा के बारे में बात करने का और इस प्रदेश के बारे में बात करने का? अगर नहीं मिला, आपकी लाइन थी कि विपक्ष ने कभी सवाल उठाया, तो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड्स में, इसलिए मैं भी जुटला नहीं सकता ना। अरे तो भाई, सवाल आता है, नहीं था, हर बार सवाल उठे कि सदन क्यों नहीं चल रहा है भाई, वही सोमवार क्यों नहीं कह रहे हैं कि उस सत्र में जाने की जरूरत ही क्या है जो मात्र केवल बजट पास के लिए किया जा रहा हो? उस सत्र को अपना सहयोग देने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए, उन्हें उन सत्रों से क्या हुआ, उसका निचोड़ क्या आया? केवल बजट पास हुआ ना। इसके अलावा अगर कुछ विधानसभा में कोई चीज हुई हो जिससे हम कहें कि हाँ भाई कुछ फ्रूट निकला है, तो आप बता दीजिए। वो तो ऑन पेपर है ना, ऑन रिकॉर्ड है ना ये चीजें। तो आप केवल नाम मात्र अपनी उपस्थिति वहां सदन में इसलिए कर रहे हो कि आपका जो खर्चा है सदन में जाने का वो मिल जाए, और आप ये भी दिखा दो कि भैया पर्चे में हमने जो है विरोध किया हुआ है। तो ऐसा विरोध किस काम का है? इस विरोध का क्या काम हुआ? कोई फ्रूट निकला क्या वहां से? अगर उसका वो बहिर्गमन कर देते तो सरकार को जनता के सामने आना पड़ता ना कि भाई तुम कर क्या रहे हो बजट पास कराने के अलावा। आप ये देखिए कि 3 मैदानी जिलों में जो बजट खर्च होता है उसका प्रतिशत क्या है? 9 जिलों का, उसमें कहीं कुछ नहीं है। 9 जिले एक तरफ और 3 मैदानी जिले एक तरफ। आप कभी उसके वो करिए एनालिसिस कि यहाँ इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हो ये क्या है कि धाकड़ धामी सरकार ने विपक्ष को शून्य कर दिया है, मित्र विपक्ष कर दिया है। जो इस समय प्रेमचंद जी का इस्तीफा आया है, इस्तीफे से पहले कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कोई टिप्पणी नहीं करी, कहीं कोई आंदोलन नहीं किया। केवल जन आंदोलन की वजह से ये इस्तीफा आया है, क्योंकि भावनाएं, ना केवल बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए मैडम, आप बाद में बात करिएगा, 4 आप जैसे लोग बोल देते हैं उससे कांग्रेस नहीं मानी जाती। कांग्रेस के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या किया ये सबको पता है, और उसके बावजूद जनता के विरोध से इस्तीफा हो गया। आप ये देखिए कि विपक्ष की भूमिका त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निभाई जब उन्होंने संसद में कह दिया कि हरिद्वार में अवैध खनन हो रहा है। विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी।
वो कह रहे हैं कि हरिद्वार में बड़े पैमाने पे अवैध खनन हो रहा है और इसे रोका नहीं जा रहा। ये कहाँ कहा जा रहा है? ये संसद में कहा जा रहा है। उचित फोरम वो है। हम और आप यहाँ कितना बोल लें, कुछ कर लें, वो कहीं कोई मायने नहीं रखता। तो बेसिकली क्या है कि धामी सरकार ने कांग्रेस को पूरे अपने उसमें लेके और पूरे 3 साल बड़े प्यार में काटे हैं। आप ये नहीं दिखा सकते, ये क्लेम नहीं है कहीं भी कि विधानसभा में कांग्रेस के दबाव से कहीं कोई प्रपोजल फेल हुआ हो, कांग्रेस के दबाव से वो सरकार ने कहा हो कि चलो हम इसमें विमर्श करेंगे या कुछ करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो सरकार चलती है वो विधानसभा से चलती है, उसके अलावा नहीं चलती सरकार। और विधानसभा के दिन ही हमारे 4 हो गए। आपका अनुसार सरकार के साथ साथ विपक्ष भी फेल रहा 3 साल में और सरकार कामयाब रही विपक्ष को करने में। हम भी ये शामिल हैं, क्योंकि हमने भी क्या किया, क्या हमारी आवाज नहीं आ रही। तो ये केवल कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये जितने भी हम विपक्ष हैं इन 3 साल हम ज्यादा विफल रहे हैं बजाय कि सरकार के, और सरकार ने मैनेज की ये चीजें। पक्ष विपक्ष के जो दावे हैं आप कैसे एनालाइज करते हैं? और उस बीच जनता भी आंदोलित है, अब तो जनता भी सड़क पर है। देखिए राजीव, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो अभी 3 साल पूरे हो रहे हैं और उसके जश्न की तैयारियां हो रही हैं। वो जश्न पे भी करोड़ों रुपया जनता का बहाया जाने वाला है। 30 तारीख तक ये जश्न होने, जिलों में भी और सब जगह, वो अलग कहानी। ये हमें तो ये धाकड़ धामी अभी तक सरकार नहीं दे पाए। आज पुतले फूके जा रहे हैं। ये अभी सरकार हमें पूरी नहीं मिली। ये 6 मंत्रियों का काम तो अकेले धाकड़ धामी ही कर रहे हैं भाई। 5 मुख्यमंत्री हुए और 5 मंत्री नहीं है। ये अभी तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए जो धामी, जिनकी सरकार पूरी नहीं बनी, उसकी क्या उपलब्धि होगी? ये उपलब्धि है कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और आप एक एक गिनाए जा सकते हैं काम। और जो नेथानी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं कि वो पार्लियामेंट तक भी मामला गया, क्या हुआ उसके बाद। इनके जो विधायक है उमेश कुमार का जो मामला है वो भी विपक्ष की भूमिका त्रिवेंद्र रावत ने निभाई, क्योंकि उनका अपना अभी मामला है। ये चल रहा है जिस मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल ही नहीं बना अभी तक पूरा, तो वो सरकार का होना नहीं होना क्या मतलब है? ये सरकार की उपलब्धि ये है कि इसने लोगों में जो अविश्वास की भावना पैदा कर दी है, जो जिनकी राजनीति टिकी हुई है बहुसंख्यकवाद पे, और ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये सब। दूसरी उपलब्धि यह है कि उन्होंने उत्तराखंड को राज्य, उत्तराखंड भारत के राज्य थे। अरे सर आप लव जिहाद अब नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पंजीकृत मुख्यमंत्री ने कहा, पहले कहा था, अब नहीं कह सकते। अब तो लिव इन कानून लागू हो गया। अब वो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा लैंड जिहाद, लव जिहाद, खूब जिहाद, मस्जिद जिहाद, ये सब को हम कर रहे हैं। कहा पहले था, अब कोई लव जिहाद जिसे लव जिहाद कहते हैं, तो आने के बाद पंजीकृत तो इन्होंने है, वो जमीन का हिस्सेदार है। राजीव देखिए कि अब तो इन्होंने ये कर दिया है कि यूपी से लाके अब तक हम भारत के नागरिक, हम नागरिक भारत के थे। इन्होंने हमें पूरा ये एक तरह से पूरी नागरिकता उत्तराखंड के दे। ऐसा लगता है कि हम भारत से हमारा मतलब नहीं है, हम तो उत्तराखंड के यूपी से समान नागरिक संहिता, वो कोई राज्य की तो विषय नहीं है। समान नागरिक तो हम भारत के हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं हम, यहाँ हम पैदा हुए हैं, हमारी जन्मभूमि है ये, लेकिन नागरिकता तो हमारी भारत की है। और ये हमें समान नागरिक बना रहे उत्तराखंड का। ये उपलब्धि है धामी की, जो संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता। दूसरा मैं दिखा रहा था अभी, जब आपने कहा है कि इस राज्य में आज भी जो सेवा नियोजन कार्यालय में 8,03,887 बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके जो बजट 2021-22 का जो बजट पत्र है, उस बजट पत्र में बताया गया है कि 57,000 रिक्त पद हैं उत्तराखंड सरकार में,
जो कोई पद इनको सर्जित नहीं करना था, उत्तर प्रदेश से जो पद हमें सर्जित होके मिले थे उन पर एक भर्ती इन्होंने नहीं की है। ये 57,000 पद वो जो खाली हो रहे हैं उनको मृत घोषित कर रहे हैं, आप आउटसोर्सेज कर रहे हैं सारे। आप तमाम जो आप तो गुजरात को पूरा उत्तराखंड आपने सौंप दिया है, तमाम ठेकेदार उनके आ रहे हैं, तमाम जो कंसल्टेंसी एजेंसियां हैं तो वो सब गुजरात के लोग कंप्यूटर में बैठे वहां से काम कर रहे हैं, सारे ठेके उनको मिल रहे हैं, खनन का ठेका उनको मिल रहा है, खनन की जांच का ठेका भी वो गुजरात को मिल रहा है। तो ये उपलब्धि है हमारी धामी सरकार की। अब ये इस पर अब इसको ये कहते हैं कि हमने इन्होंने तो जनता को ही इस तरह से बांट दिया। अब ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इन्होंने अभी वो कर दिया कि हम इतने मदरसे हम बंद कर दिए। ठीक है, अवैध मदरसे बंद होने चाहिए। अरे वैध तो दे दो उनको, पहले वैध दे दो कि आप वैध में भर्ती हो जाओ, अवैध हम बंद कर रहे हैं, ताला लगा रहा। हम नहीं चाहते कि अवैध चले कोई। आता हूँ आपका हमारे यहाँ 4,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। ये तो सरकार के आंकड़े, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब सतीश साहब भूता गांव हो गए 4,000। सतीश साहब उपलब्धि किनारे वो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, उसका ग्रीष्मकाल नहीं आया है अभी तक। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आपने आज के जन आंदोलनों को भी कवर किया, आपने सब चीजों को दिखाया। क्या लगता है आपको, जो सरकार कह रही है, पब्लिक जो सरकार चेहरा दिखा रही है कि 3 साल में उत्तराखंड ऐसा ऐसा हो गया, आपने पब्लिक की खुशी भी देखी या उनकी नाखुशी भी देखी? हाउ डू यू एनालाइज सरकार की प्रेस और जनता का उस पर रिएक्शन? ऐसा है कि खुशी ना देखो राजीव, आपको बता दूं कि मैं जिस तरह से आज रामनगर के सड़कों पे हमने देखा कि बेटी अंकिता के लिए आज जो महिलाएं सड़क पर थी, एक चेहरा हमें वो भी दिखा कि जो लगातार न्याय की आस में आज धामी सरकार के 3 साल हो सकता है कि धामी सरकार ने कुछ बहुत अच्छे कार्य भी राज्य में किए हो, हम उनको झुठला नहीं सकते हैं, जिसका भी विशाल गुप्ता जिक्र कर रहे थे। लेकिन जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, लगातार उत्तराखंड के लोग जिन मुद्दों पर आंदोलित है उस पर सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं राजीव नहीं जा रहा है। और विशाल गुप्ता भी जिस बात का जिक्र कर रही थी, भाजपा सरकार ने बहुत सारे काम किए, हो सकता है कि कुछ काम इनके बुक्स में ही रह गए हों, लेकिन जो उत्तराखंड के मुख्य मुद्दे हैं राजीव, अंकिता बेटी को जो न्याय की बात कर रहे हैं, जैसे हमने लगातार कहा कि राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है, जो आप खनन की अभी बात कर रहे थे, देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम उत्तराखंड में रह चुके हैं और अभी हरिद्वार से सांसद हैं, जो खनन की बात कर रहे हैं, तो ये अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं राजीव कि प्रदेश में खनन हो रहा है। तो इनकी जो स्थिति है कि कैसे बताएंगे ये लोग उनकी दूसरे को, इनकी पार्टी के अंदर जो मतभेद है वो सामने आ रहे हैं कि हम लोग ही खनन कर रहे हैं। भाई आपको अपनी सरकार में तो बात रखनी चाहिए कि भाई खनन हो रहा है तो इस बात को सुने, लेकिन आपको उत्तराखंड में नहीं दिल्ली के संसद में बताना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में जो है खनन हो रहा है। तो लेकिन खनन कौन लोग कर रहे हैं? खनन जो कर रहे हैं इन्हीं को तो लोग हैं। और जो खनन के पट्टों की जो पारदर्शी बात कर रहे हैं, गुजरात के लोग हैं या जो अन्य कंपनियां काम कर रही हैं, देखो जो खनन एक राजस्व होता है राजीव, उत्तराखंड में अगर खनन की बात करें तो खनन से राज्य को अगर पारदर्शी तरीके से हो तो एक अच्छा राजस्व इस राज्य के लिए मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से अब रतन डोभाल जी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल बहुत सारे बंद हो गए हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है, मशीनें नहीं है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं राज्य के लोगों के, लोग कहीं ना कहीं अभी सड़कों पर राजीव है। 3 साल तो कल सरकार तो मना रही है, जस्ट हम देखिए कल पूरे प्रदेश में सरकारी जो अमली जामा है, जो मशीनरी है, बिल्कुल 3 साल हो सकता है कि धामी सरकार ने जो अभी कह रहे कि अच्छे काम भी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छे कामों की बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहे राजीव। चलिए गुप्ता साहब, आपने सभी लोगों को सुना और आपके विषयों को भी हमने सुना। आपने कहा भू कानून सख्त, एज पर डेट भू कानून लागू नहीं हुआ है। आपने कह तो दिया है, आपने टेबल कर दिया, विधानसभा से पास कर दिया बहुमत से, बगैर चर्चा के राजभवन चला गया, प्रवर्तन नहीं हुआ है। प्रवर्तन न होने का मतलब जिलाधिकारियों के पास पूरी पावर है। कल तक जो डील 10 लाख 20 लाख में अटकी हुई थी जमीन की, अब उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कारोबारियों के द्वारा कि भैया जल्दी आओ, लागू होने वाला है, तब तक जो सौदा करना है कर लो, लैंड यूज चेंज कराना कर लो। पब्लिक में मैसेज चला गया कि लागू हो गया। प्रवर्तन होने तक लागू नहीं होता कोई कानून। अभी राजभवन है, राजभवन से वापस आने के बाद लागू हो गया,
ऐसी घोषणाएं आपने प्रवर्त कर दिया, ऐसी घोषणा आपने नहीं की। दूसरा आपने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, थुक जिहाद। लव जिहाद को अब निश्चित बात, अब लव जिहाद कैसे कहेंगे? जिसको लव जिहाद पर लोग विरोध करते थे, मुकदमा करते थे कि मेरी लड़की को ले गया या मेरे लड़के को बहका के ले गए, अब वो पंजीकरण कर देगा। पंजीकरण के बाद वो जैसे ही जैविक नाना या दादा बनाएगा, उत्तराखंड के लोगों की चल अचल संपत्ति जो है उसका एक अंश का धारक हो जाएगा। पर उल्टा है, यदि उत्तराखंड का व्यक्ति नाना बनता है, मैं नाना बनता हूं, और दादा बिहार का बनता है, तो बिहार में आपका कानून इंप्लीमेंटेबल इसलिए नहीं है कि बिहार की सरकार ने सेंसस नहीं दिया आपके कानून को, राष्ट्रपति जी ने जरूर दी। तो वहां उत्तराखंड हर मामले पे उस पर दंड का पात्र है। उस किस गांव में कौन सा व्यक्ति, किस राज्य का व्यक्ति जमीन का मालिक बन जाए बगैर 1 रुपए खर्च हुए और आपको जैविक नाना बना दे या दादा बना दे। हाँ, ये जरूर है, अब उसे लव जिहादी आप नहीं कह पाएंगे। लव जिहाद आंदोलन समाप्त, क्योंकि वो आपका जैविक लिव इन जवाई हो गया या जैविक लिव इन बहू हो गई। सिर्फ जैविक, शादी करे ना करे आपके बच्चे से, लेकिन आपकी जमीन की मालिकिन या मालिक बन जाएगा। धर्मांतरण, आप जाने, आपने कोई धर्मांतरण की बात करी। महिला आरक्षण आपने कहा, इस पर अभी ऐसा विरोध नहीं आया। आपने कहा अन्य बातें कही, लेकिन आपने कहा हर चुनाव, अब आप सच्चाई जानते हैं, मेयर के चुनाव इतने बड़े क्षेत्र हो गए हैं कि व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता। वहां दल संगठन कांग्रेस का कमजोर है, वो आपको मुकाबला नहीं दे पा रही है, बड़े नगर निगमों में इतना फैल गया है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है गर्व की कि जहां जिला मुख्यालय की नगर पंचायतें हैं, आपका पूरा सुपड़ा साफ हुआ है। उत्तरकाशी में सुपड़ा साफ, टीरी में सुपड़ा साफ, पौड़ी में सुपड़ा साफ, श्रीनगर में आप गए मुख्यालय में, आप रुद्रप्रयाग में गए, आप चमोली में गए, ऐसे ही आप जो कुमाऊं के 2 नगर निगम में परिवर्तित नगर निगम, उनको छोड़कर बाकी हिस्सों में भी आप गए जहां नगर पंचायतें मुख्यालयों पे। तो चुनाव की स्थिति आपने देख ली। 2 उपचुनाव हुए, एक में आप जीते केदारनाथ वाला, लेकिन उससे पहले के 2 उपचुनाव हुए थे, आप हारे। आपने कहा चुनाव हम जीत रहे हैं। आपकी स्थिति यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पब्लिक के सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, जो पब्लिक के सवाल है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्यता होता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी बैठते हैं 3 साल की उपलब्धियों में, लेकिन खजानदास जी वहां बैठे। प्रधानमंत्री जी जब आए तो आप जिले के प्रभारी मंत्री को आपके निर्देश थे या उनकी अपनी सम्मान था कि वो गए नहीं उत्तरकाशी, या आपने उन्हें निर्देश दिए प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द मत आना? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं थे, ये जवाब आप देंगे। ये उपलब्धियां, और इन सब के बीच आपको जो कुछ नेथानी जी ने कहा, सुजाता पाल जी ने कहा, रतनमणि डोभाल जी ने कहा, सती जी ने कहा, अब आपकी बारी। राजीव जी, आपने सारा विस्तार से मेरी बातों को भी कहा और लोगों ने, सब हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने भी कहा, नेथानी जी ने कहा, सुजाता बहन ने कहा, सरकार को हर चीज में नेगलेक्ट किया आप लोगों ने, और मैंने हर चीज के बारे में आपका जवाब दिया पहले योजनाओं के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, धामी सरकार अच्छे कार्य ना करती तो आज नगर निगम में अव्वल नंबर पे ना रहती। 1-1 लाख वोटों से देहरादून की सीट जीती जाती है। जनता सरोकार के लिए जब कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, जब जाके जीती जा रही है। और सुजाता बहन ने तो लगातार झड़ी लगा दी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, घोटाले के आरोप लगा दिए। हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं जिन्होंने कहा कि आओ मजे लो और खाओ, प्रदेश को लूटो। इनके मुख्यमंत्री कहते थे मुख्यमंत्री काल में, जब क्या आंखें बंद हो गई थी या कान बंद हो गए थे। और भ्रष्टाचार की बात करते, डोबरा चांटी पुल आपके कार्य क्षेत्र में बन रहा था जब आपकी कार्य यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला आप लोगों ने किया, जब जो नहीं रेंगी आपके अंदर, और आज आरोप लगा रहे हैं। और जैनी कांड किसने किया? आज महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। डोबरा चांटी की बात ले आए क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है। नहीं, डोबरा चांटी के बारे में बताइए क्या है, क्योंकि ये तो अंतरराष्ट्रीय अध्ययन हो रहा है। बताइए सारे विषय, आप मेरी बात को क्रॉस ना करिए। मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे भी कर रहा हूँ, महिला उत्पीड़न पे भी कर रहा हूँ, हर चीज का जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, सख्त कानून आपने कहा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अरे आप सोच देखिए सरकार की। राजीव जी, आपने कहा भू कानून, सख्त कानून लागू नहीं हुआ, उसका लाभ नहीं मिल रहा है जनता को। आपने कहा ना लागू नहीं है, लेकिन आप प्रचार है। आप सरकार की सोच पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे। आप सरकार की सोच को, विजन को क्लियर नहीं समझ पा रहे।
सरकार ने सोचा ना उस साइड, सरकार का विजन क्लियर है, सरकार की पारदर्शिता जनता के हित में है। सरकार ने अच्छा मन से, अच्छे भाव से जनता के लिए कानून बनाया, नकल अध्यादेश कानून बनाया। कौन सिविल एक हमारे निशानी जी कौन सिविल कोड क्या है, तो हम भारत के नागरिक नहीं होंगे, उत्तराखंड के नागरिक है। विषय ये नहीं है, आप सरकार को टारगेट करिए, विपक्ष टारगेट करने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन सरकार के अच्छे कामों का गुणगान सती भाई ने करा है कि अच्छे काम जो सरकार ने किए, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि सरकार ने अच्छे काम नहीं किए। आज जनता बद्रीनाथ हम हार गए, उसकी चर्चा तो आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, केदारनाथ जीत गए, उसकी चर्चा आपके मन पे नहीं आ रही, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? केदारनाथ की जनता ने हमें समर्थन दिया, हमें मैंडेट दिया, क्या कांग्रेस वहां नील थी क्या, वहां विपक्ष नहीं था क्या? बद्रीनाथ में हम हार गए तो क्यों हार गए, उसके पीछे आप जा रहे हो, लेकिन केदारनाथ में हम जीत गए उसके पीछे नहीं जा रहे। ये ऐसा विडंबना क्यों कर रहे हो? प्रदेश में दोहरी नागरिकता क्यों कर रहे हो? ऐसा ना करिए। प्रदेश हित के लिए, प्रदेश के सरोकार के लिए, प्रदेश के जनमानस के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित होती है। हर बार सरकार में जब भी आती है भारतीय जनता, और मिथक तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का, ऐसी तोड़ दिया क्या? जनता ने ऐसी मैंडेट दे दिया क्या? मिथक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और धामी जी के नेतृत्व में मिथक तोड़ा गया है। तो आज ढाकर धामी हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे? पूरे देश के अंदर अपने उत्तराखंड का माथा ऊंचा करने वाला धामी सरकार, आप विचार करिए उन चीजों पे। उत्तराखंड को देश के पटल पर हल्का ना कीजिए। जो धामी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसका माथा ऊंचा करने में लगी है, उसे ताज पहनाने में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करती है, मेजबानी करती है। वो हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है, उत्तराखंड का अचीवमेंट नहीं है वो। आप समझिए कि उत्तराखंड की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है, सबका साथ, सबके विकास की बात कर रही है, सबके विकास की बात कर रही है और सबके विश्वास के साथ आगे चल रही है। इसलिए धामी सरकार 3 वर्ष अपने समर्पण के, सेवा के, सुशासन के साथ चल रही है और आने वाले 2 वर्ष जो है उसमें अच्छे अवसर योजनाओं के साथ आगे आएगी। वो हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगे आएगी, केंद्रीय योजना और प्रदेश की योजनाओं के साथ जनता को लाभ मिले, जनता को कैसे हम अच्छा जोड़ सकते हैं विकास के साथ, और हमारे प्रदेश में कैसे पलायन की व्यवस्था रुके और रोजगार की नीति बने। 20,000 रोजगार देने वाली सरकार, अब वो कह रहे हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखे हुए, ये 20,000 लोग कहाँ के आ गए? ये बाहर से आ गए कहीं से? कौन है इनमें रोजगार लेने वाले? उसका डाटा भी निकाल लीजिए ना एक बार। चर्चा करना और काम पे ध्यान देना, काम पे ध्यान देने का काम धामी सरकार कर रही है। चर्चा जितनी मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिशन, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का विकास है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे और धामी सरकार उसमें आगे बढ़ेगी। यही भावनाओं के साथ सरकार काम कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको कहा था, लेकिन आपने कहा डोबरा चांटी पुल, क्योंकि इस डायस से बात निकली तो वो सच जानी चाहिए। डोबरा चांटी पुल अंतर्राष्ट्रीय विषय है। डोबरा चांटी पुल की सच्चाई ये है कि तिवारी जी के सरकार में जो वहां के विधायक थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, बिष्ट जी, दिवंगत विधायक जी हैं, उन्होंने उनके आंदोलनों के बाद इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हुई। इसका डिजाइन जो है, इसका डिजाइन रुड़की IIT ने बनाया। इसी के डिजाइन के आधार पर श्रीनगर वाले पुल का डिजाइन हुआ। वो छोटा पुल था, वो उसका निर्माण हो गया। बाद में जब बीजेपी की सरकार आई उस दौरान उसका निर्माण हुआ, लेकिन उस दरमियान श्रीनगर का पुल ढह गया। फिर कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस के विधायक, जो वहां के विधायक थे उस समय, विक्रम सिंह नेगी ने प्रश्न किया विधानसभा के टेबल पे और यह कहा कि सेम डिजाइन के एक पुल ध्वस्त हो गया जो छोटा है, क्या ये जो पुल है इसकी तकनीक फुल प्रूफ है? उसके बाद विधानसभा से यह सवाल गया क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसके डिजाइन को, क्योंकि हम आधा पुल बना रहे हैं और इतनी बड़ी त्रासदी हम झेलेंगे, उससे बेहतर है कि डिजाइन का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए। IIT खड़गपुर इसका डिजाइन किया। खड़गपुर से जब क्रॉस डिजाइन आया तो ये माना गया कि इस डिजाइन में फेलियर है। फिर खड़गपुर में इसका डिजाइन बनाने को तैयार तो गया IIT खड़गपुर, लेकिन उसने कहा उसने निर्माण की जिम्मेदारी नहीं ली। फिर इसकी अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल टेंडरिंग हुई। ग्लोबल टेंडरिंग में एक देश आया और एक देश आने के कारण, सिंगल बिड के कारण इसको नहीं दिया गया। फिर अगेन ग्लोबल टेंडरिंग हुई और ग्लोबल टेंडरिंग में फिर कोरिया की जो कंपनी थी उसने लोवेस्ट बिड दी ताकि वो ओवरलुक करेगी, और उसके बाद इसके एक नट को बदला गया और ये नट गए कोरिया में। कितना विंडमिल प्रेशर होता है। उसके बाद ये इस पर काम शुरू हुआ।
और इसका काम का जो पहला पैसा था वो हरीश रावत जी ने दिया, और उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद त्रिवेंद्र रावत जी जब आए तो सेकंड किस्त उन्होंने दी। तो ये आप कह रहे हैं कि डोबरा चाटी पुल, इस डोबरा चाटी पुल में तो अंतरराष्ट्रीय तकनीक लगी है, इसमें दोनों की सरकारों के दौरान काम मैंने हुआ। राजीव जी घोटाले की बात करी है, कांग्रेस शासन में 100 करोड़ का घोटाला, मैं वो कांग्रेस शासन में मैंने उसके घोटाले की बात करी है। तो आपने तो किसको आप दंड दिया? मैंने बताया आपको, आप जांच ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, कार्रवाई नहीं कर पाए। आप इतिहास उठाइए, कहाँ है वो घोटाला? किस रिकॉर्ड में घोटाला हुआ? किसको सजा हुई? अरे आपके रिकॉर्ड में घोटाला है सरकारी? ये इतिहास आप उठा के देखिए, मैंने आपको बोल दिया 100 करोड़ का घोटाला, हुकूमत के दौरान 100 करोड़ का घोटाला हुआ है कांग्रेस तकनीक को, इस टेक्निक उन्होंने कह दिया घोटाला हुआ तो हुआ है, बस मान लो आप। नहीं, कहीं नहीं, झूठ, जो आपने कहा वो सही, जो हम कहे वो सही नहीं बहुत सारा काम किया। ये मेरे जिले का मामला है, उसके बहुत सारे कागज पत्र बनाने में, क्रॉस एग्जामिनेशन के पत्र बनाने में मेरी भूमिका भी रही, और दोनों सरकारों के दौरान रही। उस समय के विधायक भी मुझे ले गए जिस दिन उद्घाटन हुआ, और जिस दिन इसका शिलान्यास हुआ था वो भी ले गए। इसकी बहुत सारी पत्रावली मैंने बनाई है, क्योंकि मेरे जिले का पुल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी है, और घोटाले का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना आपकी सरकार के दौरान ना उनके सरकार के दौरान। आप कह रहे पता नहीं, क्योंकि आपकी सरकार ने कभी इसको घोटाले को ना कहा, और घोटाले को कहती तो आपके कार्यकाल में काम हुआ था जिसको रोका गया था। तो आप अपनी सरकार के कार्यकाल रिकॉर्ड के साथ अखबार में आएगा, राजीव जी कल रिकॉर्ड के साथ अखबार में आएगा, चिंता ना करिए, कल का अखबार पढ़ना आप दंड भी करिए, क्योंकि ये तो झूठ के साथ पढ़ना आप अखबार में। ये आप ही की सरकार जिस दौर में काम रुका था, 2020 का घोटाला है, कल अखबार में आप पढ़ना, 2020 का घोटाला है सरकार का, पता चल जाएगा आपको कल अखबार में, डाटा के साथ आएगा। त्रिवेंद्र रावत जी बन रहे हैं, अपनी सरकार को कटघरे में कर रहे हैं। त्रिवेंद्र जी सरकार ने तो डोबरा चाटी पुल बनाया है, त्रिवेंद्र जी सरकार ने डोबरा चाटी पुल बनाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने फाइनल किस्त दी, इसकी पैसा दिया, पैसा अंतिम उनके हाथों उद्घाटन हुआ, और शिलान्यास कांग्रेस का टाइम हुआ। इसके इस का जहाज बनाया। जी चलिए, बात मान लेते हैं डोगरा पुल वाली, और डोगरा चाटी पुल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि जब इसका प्रपोजल गया तब ये डबल लेन था, और जब आज बना है तो ये सिंगल लेन है। तो ये जो एक लेन खा दी गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसका प्रपोजल डबल लेन का, वो डिजाइन फेल हुआ, क्योंकि वो डिजाइन नहीं, उस डिजाइन तो इसलिए फेल है क्योंकि फॉल्ट लाइन गुजर रही है उस पुल के नीचे से, जिसपे निर्माण नहीं हो सकता। फॉल्ट लाइन है उसकी, उसकी आप पूरी डीपीआर पढ़िएगा तब पता लगेगा। टेक्निकली वो बहुत तकलीफों वाला काम है, और उसमें सबसे बड़ी डैम बनने से पहले बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे नैथानी की, जो उसमें अंतरराष्ट्रीय। जी चलिए, वो डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि वो गलत जानकारी ना जाए, उसको पूरी दुनिया देखने आती है। जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वहां पढ़ने आ रहे हैं, उसे समझने आ रहे हैं उस पुल को, दुनिया के बच्चे आ रहे हैं वहां, तो भारत की छवि गलत ना जाए, ये देश की छवि का सवाल है, ये उपलब्धि है भारत की। जी पॉल साहब आपका। जी देखिए, जितने सवाल पूछे गए हैं उनमें से किसी का जवाब तो आया नहीं है, और अगर कोई भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी जारी जाती है, क्योंकि इतने दिन से ये सत्ता में कार्रवाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? हम तो कह रहे हैं कि अगर किसी ने घोटाला किया तो कार्रवाई करके दिखाओ। कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं है? ये बता रहा है कि चाल चरित्र चेहरा भाजपा का क्या है, इन्होंने नहीं बताया, जवाब नहीं दिया कि केदारनाथ का सोना कहां गया। पूछिए ना इनसे कि कहां है केदारनाथ का सोना, ये नहीं बताएंगे। अंकिता भंडारी को न्याय क्या मिला? अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरे राज्य ने देखा, पूरे देश ने देखा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी को कमरा बताया, उसी प्रेमचंद अग्रवाल ने जिसके बेटे ने व्यवसाय किया इनके प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के साथ, और यही चाल चरित्र चेहरा इनका है। अब आ जाते हैं, जब ये बात करते हैं ना भू कानून की, तो भू कानून को किसने मजबूत करा था भाई? अगर देखा जाए तो जब नारायण दत्त तिवारी जी इसको लाए तो हम तो इस बात को मानते हैं कि मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने इसको और मजबूत किया। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको पूरी तरह से खत्म किया। और ये जो नया वाला भू कानून आप लाए हैं, ये अब लेकर आए हैं जब बवाल मचा हुआ है पूरे उत्तराखंड में और लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। सच्चाई ये है रावत जी कि भू कानून में जो मेजर जिले हैं जहां पे हम नहीं चाहते कि लोग आए और जमीनों को खुर्द-बुर्द करें, जो ऑलरेडी विकसित है, ये उनको तो उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो कौन से भू कानून की बात कर रहे हैं? मैंने तो एक बयान सौरभ बहुगुणा जी का भी सुना जहां वो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ MOU साइन किए हैं बड़ी कंपनियों के साथ, इसलिए हमें इन जगहों को छोड़ना पड़ा। वाह भाई वाह। ये बता दे कि जो स्वयं सहायता समूहों के लिए टेक होम राशन की स्कीम बनाई गई है, वो तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाई गई थी। आज अगर बच्चों में मैल न्यूट्रिशन बढ़ा है, आंकड़े जो इनके हैं वो बता रहे हैं, तो वो इन्हीं के कारण, क्योंकि इन्होंने स्वयं सहायता समूहों का काम छीना है। टेक होम राशन इन्होंने कहा कि बड़ी कंपनी को देंगे। और मैं आपको बताती हूं कि केंद्र से जो सचिवों के बीच पत्राचार हुआ है, उसमें साफ है कि ये कहा गया था कि तुम सेंट्रल पूल से गेहूं और चावल खरीदो, मगर रेखा आर्य जी का मंत्रालय इसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं, तो भाई आपके तो भ्रष्टाचारों की तो जितनी बात करी जाए वो कम है। आप बताइए ना कि क्यों नहीं जवाब देते आप कि अभिषेक भट्ट और पीयूष गोयल का क्या रिश्ता है? क्या उन्होंने एक दूसरे को जमीन बेची और क्या एक दूसरे के साथ व्यवसाय कर रहे थे? और क्या पीयूष अग्रवाल ने अब कहा है कि मेरा इस जमीन से कुछ लेना देना नहीं है और मैंने कह दिया है कि भाई इस जमीन की रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया जाए? तो आप ये भी बताइए कि जो उन्होंने ये कुकृत्य किया है, इसमें जो 2 खैर के पेड़ काटे गए जो संरक्षित प्रजाति के थे, उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई उसका हम जो जुर्माना वो भर देंगे, ये पहले कहा था। और उसके बाद जो सरकारी जमीनों को काट कर अब कह रहा है टाटा बाय बाय, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, उस पर होगी कार्रवाई। और क्यों नहीं हो रही? महेंद्र भट्ट जी के बेटे के ऊपर कार्रवाई, क्योंकि उनका नाम भी है इसमें मंगा सिंह के साथ, और प्रेमचंद अग्रवाल जी का बेटा इस तरह से भाग नहीं सकता। उसको नौकरी दिलाने चले थे। आय से अधिक संपत्ति की बात करते हैं, देखिए जरा इनके मंत्री गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का सवाल, इनकी एक पार्षद कमली भट्ट के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का सवाल, सुनील उनियाल गामा जो पूर्व मुख्यमंत्री के खासम खास है, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के सवाल है। तो इनके जवाब ये क्यों नहीं दे पा रहे? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और संरक्षण करती है उनका जो करते हैं भ्रष्टाचार। वरना बताइए ना, जिनके ऊपर सवाल उठाए थे प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि विजय बहुगुणा जी के ऊपर, कि तेल भर लिया, उनको कांग्रेस पार्टी ने तो विदा कर दिया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था, और इन्होंने उन्हें सर माथे पे बैठाकर उनके बेटे को मंत्री बनाया। एक बेटा जो चुनाव लड़ा और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने उनसे किनारा कर लिया, बाप और बेटे से। मगर इन्होंने दूसरे बेटे को कैसे मंत्री बना के रखा हुआ है, इनको ये बताना चाहिए। सच्चाई ये है कि इनके यहाँ इस वक्त कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें सड़कों पर आती हैं, इनसे बार बार अपनी बातों को कहने की कोशिश करती है, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। अब जब आप बात करते हैं ना डोबरा चांटी पुल की, तो भैया मेरा तो एक ही सवाल है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो आप तो बैठे हुए 7-8 साल होने को आए, आपने क्यों नहीं कर ली अब तक कार्रवाई? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरों के बारे में बोलते हैं। अगर कोई ऐसा भ्रष्टाचार होता तो आपको क्या लगता है कि अब तक ये चुप होते? ये तो सरकारों को झूठ पे गिरा देते हैं, जैसे इनके CAG विनोद राय ने झूठ बोला और बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी कि नहीं, मेरे पास कोई तथ्य नहीं जो मैंने आरोप लगाए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। ये भ्रष्टाचारी भी है, ये झूठे भी है, ये रुदाली भी है और जनता इनको पहचान रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रेमचंद अग्रवाल जी और महेंद्र भट्ट जी के ऊपर अब तक कोई FIR क्यों नहीं हुई? उन्होंने पूरे उत्तराखंड का माहौल खराब किया, आपसी सौहार्द खराब किया। केवल आके अगर कोई कहता है कि मैंने दे दिया है इस्तीफा, उसके त्याग पत्र को आप एक्सेप्ट कर लेते, ये काफी नहीं।
पूरा राज्य इस वक्त विभाजन की इनकी राजनीति, नफरत की इनकी राजनीति में डूबा हुआ है, मगर कार्रवाई के नाम पे निर्भटा सन्नाटा है, क्योंकि जवाब अब तक नहीं दिया है प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट के बेटे के कुकृत्य पर इन्होंने, और जो केदारनाथ का सोना गया उस पर जवाब दो आप। चलिए नेतानी साहब आपकी बारी। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ये बात तो जनता मान रही है कि उत्तराखंड का विकास नहीं हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम विपक्ष की है कि हम सही ट्रैक पे कहीं है ही नहीं। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म है, उन मुद्दों पे हम मौजूद नहीं है। और उसका एक कारण ये रहा कि आप ये देखिए कि पब्लिक को निकल के आना पड़ा। आप ये देखिएगा कि जहां भी धरना प्रदर्शन आंदोलन पूरे प्रदेश में कहीं भी हो रहे हैं, उसके पीछे वहां के स्थानीय छोटे नेता शामिल हैं, जो लोग अपने आप को इस प्रदेश के पैरोकार कहते हैं, कोई भी कहने वाला हो। आप उन बड़े नेताओं को कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखोगे। जो बातें हैं, जो बातें हम बहुत कह सकते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने भी किया, ये भी किया, वो भी किया, पर जिन मुद्दों पे बातें होनी चाहिए, जिन मुद्दों पे विचार विमर्श होना चाहिए, और जिन मुद्दों पे जनता आज सड़कों पर है, वो मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे। आपने इस समय देखा होगा, रुद्रपुर गांव है एक रुद्रप्रयाग में, वहां पे किस तरीके से पिटकुलर ग्रामीणों को झड़प हुई है। एक और जगह पहाड़ में अभी ये हुआ है, उसमें टीएचडीसी वालों के साथ जो है, जो उनके गौचर थे, उसमें लफड़ा हुआ है। गौचर भूमि में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल वो दिया हुआ है कि गौचर भूमि का आप उपयोग नहीं बदल सकते हो। तो ये बात तो सबको पता है, पर ये बात देहरादून से क्यों नहीं उठती है? जब विपक्ष और पक्ष हमारी राजधानी में बैठा हुआ है, तो वहां से जो हमारे बड़े नेता हैं विपक्ष के, हम लोग क्यों नहीं उठाते ये बात? क्या उनको अपना संघर्ष, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पहाड़ में हर आदमी को, पिथौरागढ़ वाले को अपना संघर्ष खुद करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा, शिक्षक और पुस्तक के लिए आंदोलन हुआ था पिथौरागढ़ में, उसमें कोई विपक्ष की भूमिका नहीं थी, बच्चों ने खुद किया। इसी तरह अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर हैं, उनकी नियुक्ति के लिए हुआ। या श्रीनगर में हर बार होता है, वो जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है और व्हाई इट इज लाइक रिफर सेंटर, पर इसमें हमारे किसी जो स्थानीय जो हमारे विपक्ष है उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो बेसिकली ये शिफ्ट हो गया है जनता और जो सत्ता में रह रहे हैं। और हम लोग अब देखिए, आप कितनी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैग की रिपोर्ट अभी पटल पर रखी गई, उसमें जो श्रम विभाग में जो घपला हुआ है और जो वन विभाग में घपला हुआ है, उस घपले में जो लोग दोषी पाए जाएंगे वो आज कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। हरक सिंह रावत, चाहे साइकिल घोटाला हुआ हो, चाहे उसमें जो लेबर को किट बांटी गई उसका घोटाला हुआ हो, चाहे बिना स्वीकृति के 150 करोड़ रुपए की लगातार साल दर साल जो है आप स्वीकृतियां देते रहे, जो कि मानी नहीं जा सकती थी। तो इस तरीके के घोटालों में जो ये बड़े नेता हैं, ये जो बार बार कोई आदमी बीजेपी में कूद जाता है, कोई आदमी कांग्रेस में कूद जाता है, तो कांग्रेस का जो नेता ईमानदार है वो भी कहने की स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो सीधे आंच उस पे आती है। आज हरक सिंह रावत जी पे, भाई सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही तो ये कहा है कि कॉर्बेट वाले में आपने क्यों नहीं की अधिकारियों पे कार्रवाई, क्यों? क्योंकि अधिकारी फंसते हैं। तो उस फंसने में हम भी हैं शामिल, ये मान लेते हैं कि विपक्ष के रूप में हमें भी कहीं ना कहीं आंच आएगी, और कांग्रेस को भी है और बीजेपी को भी है। तो ये जो इस प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पक्ष और विपक्ष की मिली भगत है, इस वजह से ये घोटाले हैं। हम साफ नहीं है, अपने दामन हमारा भी काला है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। और इसकी लड़ाई, इस प्रदेश की लड़ाई आगे केवल तब जा सकती है जब हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारे दामन में भी दाग है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा दामन उजला है, तो आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई वहीं खत्म हो गई है। दामन में हमारे दाग है, मगर उन दागों के साथ हमें लड़ाई लड़नी है, ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मगर हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऊपर उंगली उठी है उसको तो हम कहते हैं ना थू 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 थू, कड़वा कड़वा थू थू, और जो दूसरे पे उठी है उस पर हम बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं। भाई साहब, आपने तो बिल्कुल पहाड़ खोद दिया। तो बेसिकली बैलेंस करके चलने की जरूरत है। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करें हम, और आगे किस तरीके से इन गलतियों से सबक सीखा जा सकता है, प्रदेश की भलाई के लिए आगे काम किया जा सकता है, इस मामले में आगे चलने की जरूरत है, जो हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाने के कारण नहीं हो पा रही है। मैं इस बात को मानता हूं, अगर विपक्ष सशक्त होगा तो सत्ता पक्ष गलत काम नहीं कर सकता। 40 मिनट का समय दिया था, मैं 10 मिनट एक्सीड कर चुका हूँ। रावत जी, मुझे जी डोभाल जी, आप तो होली आपने मना ली, और उसके बाद आज 3 साल का जो सरकारी जश्न है वो भी आप
शायद उसके भी छींटे आप तक पड़े होंगे। अब आप जहां हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, वहां बिहार दिवस मनाने की तैयारी भी हो रही है और उसको लेकर पुतले भी चल रहे हैं। लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। हाँ नहीं, हमारे यहाँ भी प्रेस हुई है, बिहार दिवस मना रहा है। बिहार को उसमें को हमें क्या आपत्ति है? लोग जो जहाँ के अपना वहाँ का दिवस मनाए, हम खुशी, हमें बुलाएंगे तो हम उसमें शामिल होंगे, हमारा होगा तो हम उन्हें बुला लेंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम ऐसी सरकार का वाई नहीं कर सकते हैं जिसको हमने जमीन दी और 550 करोड़ रुपया उस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में खर्च हुआ और उसको आपने बेच दिया। क्या उसकी वाई का आप कराना चाहते हो हमसे? आपने हमारे यहाँ जो पलायन आयोग था, वो आयोग भी पलायन कर गया। क्या उसकी तारीफ करना सुनना चाह रहे हैं आप हमसे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम वो भी यही कर रहे हो, बेचने के चक्कर में। जमीन भी कि भाई क्या कर रहे हैं? जमीन भी हमने दी, नगर निगम हरिद्वार ने मुफ्त में जमीन दी कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जबकि वो उसको राजस्व मिलता था, उससे उस पर सलेज फार्म वगैरह ये सारे होते थे, और उससे भी गया। जो नगर निगम भी तो हमारा ये जनता के है, वो भी चुनी हुई सरकार है वहां पर, और 550 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया, वो भी तो जनता का पैसा है। और बनने के बाद जब 100 बच्चे वहां पर आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद बेच दिया, और ऐसी संस्था को बेच दिया मेरठ के, जिसको बने हुए जो 22 में बनी है, जिसको कोई अनुभव नहीं है मेडिकल कॉलेज चलाने का। क्या उसकी तारीफ करनी है हमको? ये इस तरीके से किराया, दोबाजी किराया बताओ इनको, मजा आ जाएगा। कितना किराया ले रहे हैं एक साल का वो? हाँ, वो भी संख्या से मैं दिमाग निकल गया, वो बता देता मैं। उनका एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है, वो किराया क्या मुफ्त में है। और भाई सतीश जी इतने में तो आप ले लेते कि चलो भाई दे दूंगा तुम्हें, कॉलेज चला लेता हूँ। हाँ, कोई बहुत कम है उसमें। इस बात को कौन उठाएगा? मेरे ख्याल 1 करोड़ रुपया साल है, कितना है? 1 करोड़ रुपया साल है शायद उसका। हाँ, ऐसे है कि जो किराया देंगे ये तो एक एडमिशन में आ जाएगा, एक एडमिशन में। अच्छा, तो ये दूसरी बात क्या है कि अभी आपने देखा, हमने पहले भी चर्चा कर दे, आप शीतकालीन यात्रा चला रहे थे उत्तराखंड में। हमें खुशी थी कि चलो भाई शीतकालीन यात्रा होगी, हमारी जेब में कुछ आएगा, उत्तराखंड के लोगों की जेब में। वो शीतकाल तब आए प्रधानमंत्री उसकी ब्रांडिंग करने के लिए जब ग्रीष्मकाल शुरू होने वाला है। ये तब वो शीतकालीन नहीं आया। और अब अभी आप जो अब यात्रा आने वाली है उसका कोई पता नहीं है। आपके वहां पर कोई व्यवस्था अभी तक नहीं आप बनाई है। आप मीटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमेशा करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं। जो टूरिस्ट है, ट्रेवल एजेंसियां, वो यहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सरकार के साथ में, उनके साथ कोई आप बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये सरकार लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं कर रही है, ये किसी की सुनती नहीं है, अपने कहते हैं। जी, कंक्लूडिंग समय में, हाँ कंक्लूडिंग कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे सरकार है तो वो काम तो कर ही रही होगी काम, लेकिन उस काम का मुझे क्या लाभ हो रहा है, मैं तो वो भी देखूंगा ना कि मेरे गांव को क्या लाभ हो रहा है। कितने आपने इतना आपने बताइए ना सर। ये 1 मिनट में आपने त्रिवेंद्र रावत सरकार ने 1,25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सम्मेलन किया, आपने 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सम्मेलन किया और 700 उद्योग बंद हो गए। तो कहाँ वो निवेश भाई? चलिए, तो उसकी तारीफ करवाए हमसे आप। सतीश साहब, अब अंतिम माल आपके पास। राजीव, देखो, हमने सुजाता को सुना, विशाल गुप्ता को सुना, मुजीब नैथानी को सुना और रतनमणि डोभाल को सुना। इस राज्य की जो जमीनें हैं, अभी जिसका जिक्र रतनमणि डोभाल कर रहे हैं कि हमने जमीन राज्य की, संसाधन हमारे,
और कोई बाहर का व्यक्ति आके उस जमीन पे हमारी कब्जा कर रहा है और चंद रुपए में वो इस राज्य के संसाधनों को लूट रहा है। तो यह एक गंभीर प्रश्न है। दूसरा जो सवाल कर रहे थे अभी कि सुजाता जी भी जिसका सवाल कर रही थी कि जो अभी जिन्होंने सुजाता जी ने मुझे नथानी ने सवाल किया कि जो साइकिल घोटाला जिसकी बात कर रहे थे हरक सिंह रावत जब वो उसमें रहे, तो देखो 150 करोड़ लगभग का घोटाला उसमें था उस समय, और जब उसमें जांच वांच हुई तो सारी चीजें, आज किसी को साइकिल मिलनी थी, किसी को मशीनें मिलनी थी। देखो जो इस राज्य का पैसा है, इस राज्य के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं सरकार किसी की हो। देखो जनता के टैक्स के पैसे हैं और आम आदमी को उन पैसों का, इस राज्य के लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। देखो राज्य की चुनी हुई सरकार है। दूसरा सवाल, आज सरकार 3 साल मना रही, बहुत अच्छी बात है। धामी सरकार थी, देखो धामी जी ने कुछ काम मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन उन कामों की हम बिल्कुल सराहना करेंगे। लेकिन जिन कार्यों पे नजर नहीं जा रही है, खाली वाहवाही लूट रहे हैं। अब जैसे कि जो काम नहीं हो रहे, लेकिन देखो राज्य की स्थिति आज से नहीं, लगभग 25 सालों से राजीव जस की तस है, हम जिसपे जिक्र कर रहे हैं। जब लगातार पहले इनकी कांग्रेस की सरकार बनी तो 56 घोटाले की बात हो गई, फिर भाजपा आई कि हम 56 घोटालों की जांच कराएंगे। अरे कहां है आखिर उनके घोटाले और क्या हो गया उन घोटालों में? लेकिन आप जांच खेल रहे इस राज्य में, और इस राज्य के लोग तमाशा देखें, यह तो कदापि नहीं चलेगा राजीव। इस राज्य के लोगों के लिए राज्य बना है, 3 साल में जश्न मनाइए, 2 साल में मनाइए, 4 साल मनाइए, हर साल जश्न मनाइए, लेकिन इस राज्य के लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनको चाहिए, रोजगार उनकी समस्या है, राजधानी उनकी समस्या है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, उनके पानी की समस्या है, वह राजीव आज भी पूरी नहीं हुई है। आप कितनी सारा कुछ कर लीजिए, लेकिन कंक्लूजन यही है कि इस राज्य के लोग अभी भी जस के तस खड़े हैं, और इस राज्य के नीति नियंताओं को यह सोचना होगा कि इस राज्य के जो मूल अधिकार है उनकी वो बात करे, और तभी इस राज्य की परिकल्पना सच होगी। राजीव, चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। पॉल साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी तो अगर। जी बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में कहूंगी कि देखिए, कोई आरोप लगाता इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ। जी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी की बात सुनती नहीं है, इस बात को समझना होगा। जब हमने बैकडोर नियुक्ति वाला मामला उठाया था तो उस वक्त आपको याद होगा कि कोटिया कमेटी बनी, कोटिया कमेटी के बाद जयराज कमेटी बनी, और जयराज कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं है। मुकेश सिंघल के आप तक सस्पेंड चल रहे हैं, ये भाजपा को बताना होगा। और क्योंकि हमने आवाज उठाई तो आपको बता दूं नैथानी जी, ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ। IFS राहुल दौड़ते फिर रहे थे इधर से उधर जब उनकी नियुक्ति हुई थी कॉर्बेट से हटाने के बाद, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क में उनको हटाना पड़ा था। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हवाई बातें हुई, क्योंकि उस वक्त ये लोग फंस गए थे और हमने सवाल उठाए थे। और हम कौन है? हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल उठाने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरी बाध्यता है, मुझे 7 बजे दूसरी डिबेट। बिल्कुल लेकिन आपने कब्जों की बात करी, नहीं आखिरी बात बोल रही हूँ, कब्जों की बात करी। अरे ये एक तरफ तो INPCL को बेच रहे हैं और कुछ बोलने की इनकी ताकत नहीं है, दूसरी तरफ अभी कल परसों में हमने रायपुर के लाडपुर के जंगल में जो कब्जा हो रहा था ना, जहां भाजपा का कार्यालय बनने जा रहा था, अपने हाथों से तोड़ के आए हम उस कब्जे को। वहां से कब्जा हटाने का काम सरकार को करना था, नहीं कर पाए, और हम जाके ग्राउंड पे करके आए। हम कौन है? हम कांग्रेसी है, बापू के रास्ते पे चलने वाले, लेकिन इनसे लड़ेंगे। हो सकता है हम उस तरह ना दिखते हो, रुदाली मनाते ना हो, छाती पीटते ना हो, लेकिन कागजों के साथ और जनता के बीच में रहकर ही कार्य कर रहे हैं। जी चलिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। गुप्ता साहब, आप चलते चलते उत्तराखंड राज्य के लोगों को बधाई देना चाहेंगे? 3 साल की दे दीजिए, कुछ मिठाई भी भेज रहे हैं तो वही बता दीजिए। धामी सरकार के 3 वर्ष सेवा, सुशासन और समर्पण के, और जनता को बधाई, जनता के सरोकार के लिए कार्य कर रही है। मोदी जी को बहुत समर्पण। शुक्रिया आप सबका। सुजाता पॉल जी, विशाल गुप्ता जी, रत्नमणि डोभाल जी, मुजीब नथानी जी, सतीश साहब, आप सबका शुक्रिया 3 साल के लिए, आपके विचारों के लिए। पुनः मिलते हैं, फिलहाल अभी दीजिए यार। बधाई आपको।